हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी का। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। मनोविद्यालिता के लक्षणों का वर्णन करें। हम सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है? मनोविद्यालिता एक गंभीर मानसिक रोग है। क्या है? तो गंभीर मानसिक रोग है जिसे सामान्य भाषा में पागल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? मनोविद्यालिता को सामान्य भाषा में आम आदमी लोग क्या कहता है? तो पागल यानी मेंटल कहता है। ठीक है। चिंतन एवं क्षुब्ध मनोदशा की विकृति, ये क्या है? चिंतन और क्षुब्ध मनोदशा की विकृति मतलब मन की एक बीमारी है। विकृति का मतलब वही बीमारी है, और चिंतन जो हम लोग सोच विचार करते हैं वो चीज़ें। मनोविद्यालिता के मुख्य 3 लक्षण हैं। तो कौन कौन है? पहला आपका धनात्मक लक्षण, दूसरा ऋणात्मक लक्षण और तीसरा मनोपेशीय लक्षण है। चलिए हम धनात्मक लक्षण को पढ़ते हैं। तो धनात्मक लक्षण से तात्पर्य उन लक्षणों से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक जागृति एवं बहुलता दिखलाता है। मतलब धनात्मक लक्षण कहे, इसका मतलब एक तरह से हम लोग समझे तो सकारात्मक सोच, जो हम अच्छे अच्छे विचार करते हैं, अच्छे कार्य को करना पसंद करते हैं, किसी को दिखाने के लिए भी हम अच्छे कार्य करते ताकि कोई सामने वाला व्यक्ति हमें बढ़िया समझे। ठीक है। तो मनोविद्यालिता के कई धनात्मक लक्षण हैं जिनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखिए धनात्मक का भी बहुत सारे लक्षण हैं। क्या क्या है? तो चलिए आगे देखते हैं हम। पहला जो है वो आपका है बीमारियों, इंग्लिश में इसको डिल्यूजन बोलते हैं। बीमारियों से तात्पर्य एक ऐसे गलत विश्वास से होता है जिसके गलत होने का सबूत उपस्थित होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे गलत मानने को तैयार नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका दोस्त है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर जो दूसरा दोस्त है उसका, वो हमेशा इससे ना गलत गलत चीज़ करवाता है, जैसे चोरी करना ये वो। लेकिन वो जो उसका दोस्त है वो जान रहा है, जो अच्छे बच्चा है वो जान रहा है कि वो चीज़ गलत है, फिर भी वो उसके साथ में कर रहा है वही चीज़ को, मतलब देख कर भी अनदेखा करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दंडात्मक बीमारियों क्या है? दंडात्मक बीमारियों क्या होता है? तो चलिए देखते हैं इसको हम। दंडात्मक बीमारियों मनोविद्यालिता के रोगी को ऐसा विश्वास हो जाता है कि उसे कोई डरा रहा है, धमका रहा है, उस पर आक्रमण करने वाला है या उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। जैसे कुछ आदमियों को आपस में बातचीत करते देख रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। मतलब हम कहीं बैठे हुए रहते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो हम वो लोग अगर मुझे गलती से देखे, मैंने भी देखा, तो मुझे लगता है कि भाई वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा होता है, आप भी जान रहे हैं और हमें भी पता है अच्छे से। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है बड़प्पन बीमारियों। क्या है? बड़प्पन की बीमारियों मतलब बड़प्पन में कैसे भ्रम होते हैं, कैसे कैसे। तो ये है रोगी अपने आप को बड़ा आविष्कार, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, धार्मिक एवं राजनीतिक नेता होने का विश्वास विकसित कर लेता है। मतलब वो खुद को कहीं का राजा महाराजा, कोई ऐतिहासिक जो इतिहास में रचे गए हैं, लिखे हैं, वो सब खुद को मानने लगता है।
मेंटल लोग तो अक्सर ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? हाँ, नियंत्रण की बीमारियों में रोगी को क्या है? हाँ, नियंत्रण की बीमारियों को पढ़ेंगे हम। नियंत्रण के बीमारियों में रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसके आवेग, भाव, चिंतन तथा क्रिया आदि जैसे एक मनोविद्यालिता की महिला जैसे जैसे एक मनोविद्यालिता के महिला रोगी को यह विश्वास हो गया है कि उसके खाने में आवश्यकता, कार चलाने की गति तथा अन्य लोगों के प्रति उसका किया गया व्यवहार का निर्धारण कुछ बाह्य बलों द्वारा होता है। धनात्मक का दूसरा लक्षण है विभ्रम। मनोविद्यालिता के रोगी में विभ्रम का बहुत ही मजबूत सबूत पाया गया है। मनोविद्यालिता के रोगी में ऐसे तो कई तरह के विभ्रम पाए जाते हैं, परंतु सबसे प्रमुख श्रवण विभ्रम होता है। कुछ ऐसी आवाज या बोली सुनने का प्रत्यक्ष करता है। श्रवण, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विभ्रम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो श्रवण विभ्रम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हिल वर्ग के अध्ययन के अनुसार, आप लोग यहाँ पे थोड़ा कर लीजिएगा, मैं करना भूल गई। ठीक है, हिल वर्ग के अध्ययन के अनुसार मनोविद्यालिता के रोगियों में श्रवण विभ्रम का अनुभव दयाहीनता, सुस्ती तथा संवेदी अलगाव के समय अधिक होता है। अगला पॉइंट जो है आपका विभ्रम में रोगी को जलन का संवेदन, बिजली के आघात का संवेदन, शरीर पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रेंगने का संवेदन तथा झुनझुनी का संवेदन। देखिए, आप लोग यहाँ पे सब समझ रहे होंगे, बट ये संवेदन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, संवेदन जो होता है, हम लोग अपने भाषा में बोले तो महसूस करना। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि हमें महसूस होता है कि मेरे शरीर पे कुछ चढ़ रहा है या कुछ अजीब सा गुदगुदी टाइप का महसूस होता है, यानी संवेदन का मतलब हो गया महसूस करना, महसूस करना। ओके, अब आगे देखते हैं। हमें आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इजी लैंग्वेज में लिख के आप लोग को दिए हैं, आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप लोग एक बार अगर इसको अच्छे से याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा, या कॉपी में लिख लिख करके अगर आप लोग याद करते हो तो जल्दी याद होगा। और देखिए, टॉपिक केवल याद रखिए, टॉपिक याद रखिएगा, बाकी समझ के आप खुद लिख लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस टॉपिक याद रखिए और समझिए और लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दैवी विभ्रम में रोगी क्या है? दैविक विभ्रम में रोगी यह अनुभव होता है, रोगी को क्या अनुभव होता है कि उसके शरीर के भीतर कुछ हो रहा है, जैसे उसके शरीर के भीतर का अंग जगह बदल रहा हो या उसके पेट में सांप रेंग रहा हो आदि। देखिए, कितने इजी में आपको अच्छे से समझ में आ गया, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। स्वाद विवरण। स्वाद विवरण में रोगी को यह अनुभव होता है कि उसके खाने पीने तथा पानी पीने के स्वाद बिल्कुल ही विचित्र है, यानी बहुत ही अलग है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं,
खुद को लेते हैं। देखिए, हम अभी अपने गांव में हैं और अचानक हमें कहीं जाना हो, हम चले गए, जैसे कोई शहर में चले गए, तो वहाँ का पानी और यहाँ का पानी में बहुत डिफरेंट होता है। हमें बहुत अलग लगता है स्वाद में, उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है ना। यही हो गया स्वाद विभ्रम। घ्राण विभ्रम। अब अगला क्या है? घ्राण विभ्रम। घ्राण विभ्रम क्या है? तो इसमें रोगी ऐसे गंध का अनुभव करता है जिसे अगल बगल का कोई अन्य व्यक्ति अनुभव नहीं करता, और इन गंधों के पीछे पागल के समान दौड़ता है। मतलब कहे घ्राण विभ्रम में होता है कि हमें बहुत अलग अलग चीज़ों की गंध आती है जो हर व्यक्ति नहीं सूंघ सकता है मैं उसको अच्छे से। ठीक है, अगला क्या है? धनात्मक लक्षण का तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं। विघटित चिंतन तथा संभाषण। तीसरा पॉइंट जो है विघटित चिंतन तथा संभाषण, इसको पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकता के रोगी का संभाषण पैटर्न तथा चिंतन पैटर्न बहुत ही विघटित होता है। क्या होता है? तो बहुत ही विघटित, मतलब बहुत अलग होता है। विघटित संभाषण से तात्पर्य ऐसे संभाषण से होता है जिसमें रोगी के विचारों के बीच सहचार या ढिल्ला ढाला होता है, तथा उस जिसमें रोगी का विचार एक विषय से दूसरे विषय पर इतना तेजी से बदलता है कि सुनने वाला व्यक्ति को कोई उसमें अर्थ नहीं निकाल पाता। मतलब ये जो विघटित संभाषण है, संभाषण मतलब बोलना, बातचीत करना। ठीक है, विघटित मतलब बहुत ही अलग ढंग का, इतना अजीब, जैसे अगर कोई व्यक्ति से कोई सवाल पूछा गया तो वो थोड़ा सहम जाता है, सहम जाएगा, और प्लस में वो इतना धीमी बोलेगा, इतना धीमी। कोई 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 होता है बहुत धीमी बोलता है और कोई बहुत तेज होता है। क्योंकि देखिए, जो धीमी बोलता है उसका आवाज़ हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता, और जो तेज़ बोलता है भाई इतना तेज़ बोलते जा रहा है, इतना तेज़ बोलते जा रहा है कि हमको उसका बात समझ में भी नहीं आएगा, और क्या कहना चाह रहा है कि नहीं कहना चाह रहा है वो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, वो चीज़ को भी हम यहाँ पे कॉपी में अच्छे से लिख दिए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, लिखना है तो लिख लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम वो भी कमेंट कीजिएगा, हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे। ऐसे रोगी औपचारिक चिंतन विकृति की अभिव्यक्ति संतनन तथा तुकांत द्वारा करता है। संतनन में रोगी अपने शब्दों को बार बार दोहराता है तथा कभी कभी वह अपने चिंतन एवं वाक्यों को निर्देशित करने के लिए कुछ तुकांत शब्दों का भी उपयोग करता है। मतलब ऐसे शब्द का यूज़ करेगा जिसको दिमाग से परे होगा, समझ में ही नहीं आएगा आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो अनुपयुक्त भाव। मनोवैज्ञानिकता के बहुत से रोगियों रोगी के द्वारा अनुपयुक्त संवेग दिखलाया जाता है। जैसे ऐसी सूचना मिलने पर जिसमें व्यक्ति अचानक से खुश हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति जो अचानक से दुखी होने लगता है। जब कोई भयानक या घबरा देने वाली बात होती है तो वे हंसना प्रारंभ कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनकी मनोदशा भी अनुपयुक्त बदलाव आते देखा जाता है। जैसे देखिए, होता है इसमें कि व्यक्ति जो है वो कभी कभी कोई ऐसे बात आ जाता है जिसमें बहुत हंसने लगता है, जबकि वो हंसने वाली कोई बात ही नहीं है, और कोई कोई अचानक से पूरा दुखी हो जाता है कि नहीं।
ये इसको हम अनुपयुक्त भाव बदलाव बोलेंगे। ठीक है। दूसरा जो लक्षण था वो ऋणात्मक लक्षण है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ऋणात्मक लक्षण से तात्पर्य उन लक्षणों से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक कमी को दिखलाता है। क्या दिखलाता है? एक मनोवैज्ञानिक अच्छा, आप लोग मनोवैज्ञानिक यहाँ लिखा हुआ है, मनोविज्ञान होगा। इसमें हम लोग क्या, मनोवैज्ञानिक में एक अच्छे व्यवहार को नहीं दिखलाता है। इसमें हम मनोविज्ञान को हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग सेमेस्टर 1 में। मनोविज्ञान होता क्या है? तो मनोविज्ञान जो है उसमें हम व्यवहार और मानसिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं। तो वही बोला गया है कि इसमें जो है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक कमी को दिखलाता है, मतलब सामान्य व्यवहार असामान्य व्यवहार को दिखलाता है। मनोविद्यालिता के प्रमुख ऋणात्मक लक्षण जिन्हें अभाव मनोविद्यालिता भी कहा जाता है। ठीक है। इसका पहला पॉइंट है संभाषण की कमी। आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, बार बार कह रही हूँ मैं, आप लोग पॉइंट याद रखिएगा और अच्छे से इसको समझिए। बस समझिएगा, आप लोग खुद से एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि लिख लिख कर के प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं। मनोविद्यालिता के रोगियों में संभाषण संबंध कई तरह के दोष पाए जाते हैं। जैसे ऐसे रोगी किसी प्रश्न का उत्तर देने के पहले बहुत देर तक चुप रहता है। जब भी वह कुछ बोलता है तो वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। आई होप समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आगे देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट जो है भोथरे एवं कुठित प्रभाव। मनोविद्यालिता के कुछ रोगियों द्वारा भोथरे संवेग दिखलाए जाते हैं। जैसे ऐसे रोगी द्वारा अन्य लोगों को की तुलना में कम क्रोध होते हैं, उदास रहते हैं, खुश रहते हैं या अन्य भाव दिखलाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। ऐसे रोगियों के चेहरे पर हमेशा एक सुस्त भाव बना रहता है। वे किसी से आंख मिलाकर बातचीत नहीं करते तथा उनकी बोली नीरस हो। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। जिनमें यह रोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कुछ नया निर्णय लेना होगा, परंतु घर में होने पर भी उन्हें प्रत्येक व्यवहार के लिए कुछ न कुछ अवांछित निर्णय लेने की मजबूरी महसूस होती है। देखिए ये इसका मतलब क्या होगा, हम लोग इजी लैंग्वेज में अपने घर से ही समझते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। घर में अगर हम रहते हैं तो माँ पापा होते हैं कि हमें बहुत से कार्य करने को दे देते हैं कि ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो, लेकिन हम लोगों का मन नहीं होता है, फिर भी हमें करना पड़ता है। तो इसी को ही अवांछित बोला जाएगा। ना चाहते हुए भी करना, इसे अवांछित कहा जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट जो है बाह्य वातावरण के साथ क्षुब्ध संबंध। यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि बाहर के लोगों से कोई मेल मिलाव नहीं, ना किसी से सीधे मुँह बात करना, सिर्फ अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहना, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना और ना ही किसी से उतना लगाव रखना। ठीक है। सिर्फ अपनी कल्पना की दुनिया में खोए रहो। चलिए इसको पढ़ते हैं। मनोविद्यालिता के रोगी प्राय अपने आप को पर्यावरण से संवेगिक एवं सामाजिक रूप से हटा लेते हैं और अपने विचार एवं कल्पनाओं की दुनिया में पूर्णतः खो जाते हैं। उनके विचार विकृत एवं आतर्क होते हैं। उनका यह प्रतिहार उन्हें वास्तविकता से और भी दूर जाने में मदद करता है। मतलब देखिए, अगर कोई भी इंसान कल्पना के दुनिया में खोए रहेगा तो ये ऑब्वियसली है कि वो वास्तविक चीज़ों से बहुत ही दूर रहेगा। सिर्फ
कल्पना करके ये कल्पनाओं की दुनिया में ये जिंदा रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए सबसे लास्ट लक्षण जो है वो हमारा है मनोपेशीय लक्षण। मनोविकलांगता के रोगियों में मनोपेशीय लक्षण भी पाए जाते हैं। ऐसे रोगियों में उनके द्वारा किए गए व्यवहार के हाव भाव, गति एवं दिशा काफी विस्मयपूर्ण एवं हास्यास्पद होता है। कभी कभी मनोविकलांगता के मनोपेशीय लक्षण एक अत्यंत प्रारूप ले लेता है जिसके कैटेटोनिया कहा जाता है। कैटेटोनिक दृढ़ता में रोगी घंटों एक दृढ़ एवं समय तक गतिहीन एवं खामोशी की अवस्था में अपने आप को रख पाता है। मतलब इसमें एक रोगी जो होता है, एक व्यक्ति, वो होता है कि एक ही पोजीशन में घंटों, 2 घंटों, 3 घंटों ऐसे ही रहता है, चाहे वो खामोश हो, चाहे खड़े हो, चाहे वो कुछ सोच रहा हो। ठीक है। अब दूसरा है उत्तेजन में रोगी भयानक ढंग से अपना हाथ पैर फेंकने एवं तेजी से इधर उधर दौड़ता फिरता है। मतलब इतना भयानक उत्तेजित होगा ना कि अगर किसी उत्तेजित वाला काम कर लिया उसने, उसमें उसे बहुत खुशी मिल रही है तो वो अपना हाथ पांव फेंकने लगता है। अगला जो है कैटेटोनिक उत्तेजन में रोगी भयानक ढंग से अपना हाथ एवं पैर फेंकते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ता फिरता है। इसका स्पष्ट हुआ है कि ये आपका ना ये आप निष्कर्ष मैंने लिखना यहाँ गलती से लिख दिया है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से देखिए ये जो है ये है आपका देखिए ये जो हमने लाइन जो खींचा है यहाँ से आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। ओके, ये आपका निष्कर्ष है। ठीक है, देखिए अब डेली वीडियो आप लोग का डलाएगा। ठीक है, 3 बजे तक मैं डेली वीडियो डाल दिया करूँगी आप लोग। और अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐसा बोलना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका मैसेज का रिप्लाई करूँगी कमेंट का। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।